इनका जो जीवन काल रहा वो सन 1884 से लगाकर 1941 तक। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। उनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक हो पाई थी और बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और अन्य सभी भाषाओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान में चाहे प्राचीन ज्ञान हो या नवीन साहित्य हो, उनका गंभीरता से उन्होंने अध्ययन किया। कुछ समय तक वे मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1905 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर ये काशी आए। तो हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा गया तो उस इतिहास लिखने में हिंदी शब्द सागर यानी उसकी भूमिका लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो उस समय ये काशी आए। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य करते रहे और इसी पद पर कार्य करते हुए उनका निधन हुआ और कर्मस्थली इनकी है वो है काशी। तो हिंदी साहित्य को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक महान साहित्यकार, महान निबंधकार, महान आलोचक, महान विचारक ऐसे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उनके द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य को कालखंडों में बांटा जाता है कि यह था भाई वीर गाथा काल, ये रीति काल था, ये भक्ति काल है, ये आधुनिक काल है। तो यह एक तर्क संगत जो विभाजन किया हुआ है वह किसका किया हुआ है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक है। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों और पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न और व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। बेजोड़ है मतलब इनके जोड़ का और कोई नहीं हुआ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की और हिंदी साहित्य का स्थान भी उन्होंने निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। तो हिंदी में एक तरीके से भावात्मक और मनोविकार से संबंधित जो निबंध है वो उच्च कोटि के निबंध लिखे। तो वो किसने लिखे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भय पहले पाठ हुआ करता था कक्षा 12 में। भय क्या है, डर क्या है, चिंता क्या है, शंका क्या है, आशंका क्या है, ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, प्रेम क्या है, ये सभी जो है वो क्या है? मनोविकार है, मन के विकार है, भाव है। इनका सही ढंग से यदि किसी ने वर्णन किया है तो वह किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है। उसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना और सहृदयता का योग है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन में विचारों की दृढ़ता है। पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेखन शैली कैसी है, उनकी भाषा शैली कैसी है, तो उनके विचारों में दृढ़ता है, निर्भीकता है और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन बहुत बड़ा है, व्यापक है। उसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान और सूत्रात्मक वाक्य रचना उनकी गद्य शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आचार्य शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत है उनके द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास।
आज हिंदी साहित्य में चर्चित चेहरा है रामचंद्र शुक्ल, तो ये सिर्फ एक ग्रंथ के द्वारा सबसे अधिक जाना जाता है। उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत, उनके नाम को चमकाने के लिए एक ग्रंथ ही काफी था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में गारसाद तासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुणेश, मतलब ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। और सब ने लिखे, अलग अलग कालखंडों में बांटा, अलग अलग विशेषताएं बताई, लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, विश्वसनीय और तर्क संगत यदि किसी का हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है तो वह माना जाता है जिसका नाम क्या था, उस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि जो 4 खंडों में विभाजित है, और रस मीमांसा। इसके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली और भरमर गीत सार का संपादन किया और उनकी लंबी भूमिका भी लिखी। अब इस पाठ में क्या, प्रेम घन की छाया स्मृति में, प्रेम घन की छाया स्मृति, शब्द क्या है, प्रेम घन की छाया नहीं है, छाया स्मृति। ये एक आदत सी हो जाती है अपने को बोलने में, छाया मतलब एक तरीके से अपना उसको अनुनासिक बना देते। नाक का प्रयोग तो हम कर ही लेते, यूँ ही पढ़ा क्या काम का कर लेते हैं, कोई बात नहीं। छाया कहते हैं ना, जबकि शब्द क्या है, छाया है। एक शब्द होता है इच्छा, उसमें कहते हैं मेरी इच्छा हो गई। भाई जब इच्छा होती है तो तेरी इच्छा क्यों हुई? होनी थी तो क्या होनी चाहिए, इच्छा, जबकि होती क्या है, इच्छा। होना नहीं चाहिए। क्यों बेचारे इस नाक में 2-4 सलवटें डालते हो, जब इच्छा बोल सकते हैं तो इच्छा ऐसा क्यों बोले? लेकिन है ये, मतलब अपना बोलचाल का जो लहजा है ना, उसमें अपने ध्यान नहीं देते, अनुसार नहीं लगता इन पे। प्रेम घन की छाया स्मृति में, और यह एक है संस्मरणात्मक निबंध। संस्मरणात्मक निबंध क्या होता है? बीती हुई घटनाओं को, बीते हुए लम्हों को याद करके पुनः लिखना, वो क्या कहलाता है? संस्मरण। और यह संस्मरणात्मक निबंध है। शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी था, मैं उर्दू भी सीखता था, मैं फारसी भी पढ़ता था, मैं अंग्रेजी भी पढ़ता था, लेकिन पहले मैं हिंदी की तरफ कैसे आया, उसका इस पाठ में वर्णन है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु और उनके मंडल के अन्य रचनाकारों से, विशेषतः प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है। हिंदी साहित्य के जब अपना आधुनिक काल में आते हैं, किस काल में? 1857 से लगाकर जो समय 1900 के तक का या उससे आगे का आपने मान सकते हैं, भारतेंदु युग माना जाता है। तो भारतेंदु युग के महान साहित्यकार थे, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद नाम आता है चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। ये कुछ चर्चित नाम है जो किस मंडल के थे? भारतेंदु मंडल। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि मैं पहले भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार हैं उनके संपर्क में कैसे आया, और विशेषकर किसके संपर्क में आया? विशेषकर प्रेमघन के सानिध्य में, प्रेमघन की छाया स्मृति में। उसकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत की गई है।
प्रेमघन के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को इस तरह प्रभावित किया कि हिंदी के प्रति किस प्रकार उनको आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि में संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया। चित्ताकर्षक मतलब चित्त क्या होता है? चित्त, हृदय कह दो, आत्मा कह दो, चित्त कह दो, मन कह दो, यानी एक ऐसा वर्ण किया है जो पाठकों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करे। प्रेमगन की छाया स्मृति में मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका और घर के सब लोगों को एकत्रित करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ाकर सुनाते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। किनको? रामचंद्र शुक्ल के पिता। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली, यानी जिसे अपन ट्रांसफर कहते हैं, हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई, तब मेरी अवस्था थी 8 वर्ष। उसके पहले से ही भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जाग रही थी कि मैं भारतेंदु से मिलूं। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं करता। मैं ये मानता था कि सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र शायद दोनों एक ही है। कौन मानते थे? रामचंद्र शुक्ल। जबकि दोनों है क्या? राजा हरिश्चंद्र अलग है और भारतेंदु हरिश्चंद्र अलग है। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि है और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। मतलब प्रेमगन इनकी एक तरीके से उपाधि है। पूरा नाम क्या है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। ब्रैकेट में क्या लगता है? कोमा के अंदर प्रेमघन। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। हमें अब वहाँ जाना है। वे अगुआ हुए। मील 1.5 का सफर तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जाकर खड़े हो गए। नीचे का बरामदा खाली था। अब ये एक झलक पाने के लिए गए कि किसी तरह वो अपने घर के अंदर घूमते फिरते हमें दिख जाए। कौन? हाँ, बद्री नारायण प्रेमगन। ये लो बद्री नारायण प्रेमगन दूसरी तरफ। बरामदा सघन लताओं के जाल से आवर्त था, ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने अंगुली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान, लंबी लंबी लताओं की जो श्रृंखलाएं हैं, जो तंतु है, जो लताएं फैली हुई है, उन प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खंबे पर था। दिख रहे हैं ना? ठीक वैसे ही। देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। भारतेंदु को पहली बार, भारतेंदु को नहीं, प्रेमगन को पहली बार वहीं देखा था, इसी रूप में। किसने? रामचंद्र शुक्ल। ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया,
सयाना, सयाना मतलब समझदार होता गया। ज्यों ज्यों मैं समझदार होता गया त्यों तो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता हुआ। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में से थे। भारत जीवन प्रेम की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक के ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था और मैं वहाँ से भी पुस्तकें ला ला कर पढ़ता था। ये पहला रुझान है हिंदी की तरफ लेखक का। सबसे पहले प्रेमगन को देखना, फिर रामकृष्ण वर्मा की जो पुस्तकें हैं वो ला ला कर पढ़ना, फिर केदारनाथ के द्वारा स्थापित पुस्तकालय से किताबें ला ला कर पढ़ना। ये पहला झुकाव है हिंदी की ओर। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। एक आदमी के साथ मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। जो पुस्तकालय लगा रखा था वो ही मिल गए। पुस्तकालय में वे मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं पर खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि वे जिस घर से निकले हैं वह घर किसका है? भारतेंदु का। पहले प्रेमगन से मुलाकात हो गई, एक तरीके से प्रेमगन को देख लिया। अब वो जिस घर से निकले थे वो घर था, हाँ, वो केदारनाथ पाठक थे। ये बड़ी बात नहीं थी लेखक के लिए। बड़ी बात ये थी कि उन्हें पता लग गया कि ये भारतेंदु जी का घर है। कभी आसपास यहाँ पे भी डोलेंगे और उनको भी देख लेंगे, ठीक है ना। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उसकी ओर, उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। शायद इनके पीछे पीछे वो आ जाए, उनके पीछे नहीं। जो केदारनाथ जी पाठक है उनके पीछे पीछे कौन आ जाए? हाँ, भारतेंदु आ जाए। पाठक जी मेरी ये भावुकता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर से ही मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र ही गहरी दोस्ती में बदल गया। किन की दोस्ती हो गई? शुक्ल की और पाठक की, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें थे श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल। प्रश्न बढ़िया बन रहा है। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी मंडली में कौन कौन से मित्र थे? बाबा भगवान दास जी हालना, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में हुआ करती थी और मैं भी अब अपने आप को एक लेखक मानने लग गया था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने और पढ़ने में हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। कई शब्द आते थे, जिसमें एक चर्चित शब्द था निसंदेह। निसंदेह कहाँ प्रयुक्त करते हैं हम? जहाँ पर कोई शक नहीं हो, किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं हो, तो अपन कहते हैं ये बात सही है, बिल्कुल निसंदेह। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों और कचहरी के अफसर और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। उर्दू बोलने वालों के कानों में हिंदी बोली है वो थोड़ी क्या लगती थी? अनोखी। इसी से उन लोगों ने हमका नाम रख दिया, एक हम लोगों की मंडली है उसका नाम रख दिया क्या? निसंदेह। उर्दू बोलने वाले जब निसंदेह शब्द सुनते हो तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, इसलिए हमारी मंडली का ही उन्होंने नाम रख दिया और वो नाम था निसंदेह। मेरे मूले में कोई मुसलमान सब जज आए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे और इसी समय मैं उधर से निकला।
पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि इनको हिंदी का बड़ा शौक है। मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया हूँ कि इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता, आज से 30 वर्ष पहले की बात। लेकिन मेरी सूरत में ऐसा क्या था कि उस मुसलमान सब जज को मुझे देखते ही पता लग गया कि यह हिंदी का बड़ा शौकीन है। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। चौधरी साहब कौन? बद्री नारायण। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। पहले तो उनको पहचानने के लिए, उनको देखने के लिए जाता था। अब मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ, लेकिन किस हैसियत से कि वो भी एक लेखक है और मैं भी एक लेखक हूँ, मतलब स्टाफ हो गया, ठीक है ना। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। किसको? पुरानी चीज मतलब अनुभव की खान समझते थे। किसको? प्रेमगन को। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कोतवाल का एक अद्भुत मिश्रण था। यहां पर यह कह देना आवश्यक है, चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। कोई आम आदमी की या कोई मध्यम परिवार का, निम्न परिवार का ऐसा नहीं। वो उस समय के एक खानदानी रईस थे। और खानदानी रईस का व्यवहार क्या होता है, उनका रहन सहन क्या होता है, बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे थे। आप इधर उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना, जो बात उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। विलक्षण, एक अनोखा व्यंग्य रहता था। कहते कुछ और थे, अर्थ कुछ और निकलता था। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला है। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकलता, का रे बचाता नहीं, क्या रे बचा तो नहीं। भाई गिलास गिर गया तो अपन तो ये पूछते हैं कि फूटा तो नहीं है? गिर गया तो गिर गया, फूटा तो नहीं। वो क्या पूछते थे कि क्या रे बचा तो नहीं, मतलब फूट तो गया। तो उनके कहने का मतलब, उनके बोली का अंदाज है वो कुछ अलग होता है। देखो ये वसुंधरा की तरह। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। जो भी प्रश्न वो करते थे उससे पहले वो एक शब्द लगाते थे, क्यों साहब। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे, लोगों को बनाया करते थे। कुछ भी बनाओ बोले, उल्लू से लगाकर अफसर तक बनाते थे। है? लोगों को बनाना मतलब अपनी बातों से उनको एक तरीके से सहमत कर लेना, कैसे भी कहो। इससे उनके मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। उनसे मिलने वाले लोग चाहते थे कि हम इनको बनाएं, जबकि वो लोगों को बनाते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे, जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे, चौधरी साहब के ऊपर, और अंतिम चरण रह गया। चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सारे खड़े दिखाई दिए और चट वह कविता क्या हो गई, पूरी हो गई चौधरी साहब को देखते ही। वामन जी ने नीचे से ही वह कविता ललकारा, जिसका अंतिम अंश था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। खंबे पे हाथ रखे हुए खड़ी है जिस प्रकार मुगल घराने की या मुगल साम्राज्य की उस समय की कोई नारी। तो उन्होंने अंतिम अंश सुनाया, खंबा टेकी खड़ी जैसी नारी मुगलाने की। एक दिन
कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, इतने में एक पंडित जी आए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे। जल को क्या किया? खाया है। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? अब फलाहार किया जाता है, फलाहार पिया नहीं जाता। तो जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने दोबारा पूछ लिया कि कुछ जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी किया? अब फलाहार यानी फलों का आहरण करना, फलों को खाना। तो उन्होंने वैसा ही प्रश्न किया कि भाई जल खाया है तो शायद फलाहार आपने क्या किया? किया होगा। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब? एक लफ्ज़ में अक्सर सुनता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ नहीं पाया। लफ्ज़ मतलब शब्द। आखिर घन चक्कर के क्या मानी है? घन चक्कर किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ यानी उर्दू में कहते हैं शब्द को। उसके क्या लक्षण हैं? पड़ोसी माँ से बोले, वाह, ये क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है घन चक्कर। खुद आप बन जाएंगे। सुबह से लगाकर शाम तक कलम और कागज़ ले लें और लिखते जाएं और पढ़ते जाएं, तो अपने आप आपको उसका अर्थ मिल जाएगा कि घन चक्कर क्या होता है। मेरे सहपाठी पंडित सत्यनारायण चौबे, बाबा भगवान दास हालना, क्या लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण एक ही तो बात है। भाई लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु है और सत्यनारायण भी कौन है? भगवान विष्णु है। मैंने सत्यनारायण पढ़ा था। पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबा भगवान दास हालना, बाबा भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? उर्दू बेगम, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति, उर्दू का प्रचार आदि का वृतांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था इत्यादि। कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती है नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया कि भभकने दे, लैंप की बत्ती है उसको जलने दे। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तबे चलता हो, मतलब जब ये लैंप फूट जाएगा तब आएगा क्या? किसको कह रहे? नौकर को। लेकिन खुद है पास में खड़े लेकिन बत्ती बंद नहीं करते। इस बात से ये लगता है कि वो समय के खानदानी रईस थे। किन किन बातों से लगता है कि प्रेमगन अपने समय के खानदानी रईस थे? तो पान की तस्तरी लिए वे चाहे नौकर पीछे घूम रहे हैं, या उनका पहनावा है, या उनके कंधों तक लटकते हुए काले घुंघराले बाल हैं, या फिर लैंप न बंद करने वाली घटनाएं, इन सब बातों से लगता है कि वो अपने समय के खानदानी रईस थे। अंत में चिमनी गलोब के सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ नहीं बढ़ा। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे, देवनागरी। वैसे अब देवनागरी शब्द है, वो कहा जाता है कि देवों की भाषा थी इसलिए देवनागरी पड़ गई, नागर प्रदेश की भाषा थी इसलिए उसको देवनागरी कहा जाने लगा। तो ये अलग अलग तर्क है। तो वो नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही क्या कहलाई? नागरी। तो नागरी भाषा के संदर्भ में
प्रेमगन की क्या परिभाषा थी? किस भाषा को उन्होंने नागरी भाषा कहा? उन्होंने कहा नागर अपभ्रंश से जो सभ्य लोगों की भाषा विकसित हुई वह क्या कहलाई? नागरी। इसी प्रकार वे मिर्जापुर न लिख कर क्या लिखते थे? मीरजापुर। मिर्जापुर और मिर्जापुर आधा रह नहीं लगाते थे। इसका मतलब यह था, इसका अर्थ वो करते थे लक्ष्मीपुर। मिर्जापुर का अर्थ क्या करते थे? लक्ष्मीपुर, अर्थात मीर बराबर समुद्र, जा बराबर पुत्री और पुत्र मतलब पुर। इसका मतलब हुआ लक्ष्मीपुर। मीर यानी समुद्र हो गया, जा का अर्थ पुत्री, और फिर क्या हो गया? पुर यानी समुद्र की पुत्री। और इस प्रकार वो मिर्जापुर का नाम क्या करते थे? मिर्जापुर, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मीपुर। ठीक है।